हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं समाजशास्त्र से बिलोंग करते हैं। उनके लिए ये पेपर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आज के इस वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके पेपर के टाइम में ये आपको कारगर साबित होने वाला होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। क्योंकि मैं बार बार आपको अलग अलग सब्जेक्टों के साथ और अलग अलग ईयर जो सेमेस्टर के परीक्षाएं हैं सबके लिए मैं अब ज़रूर वीडियो लेके आया करता हूँ सब्जेक्ट के अनुसार और अच्छे से पढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अंत तक जरूर देखें कि किस तरीके से प्रश्न आया है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ कि मॉडल पेपर में कैसे प्रश्न आया है। और आपका जो पाठ्यक्रम है वो भारत में विकास की सामाजिक समस्याएं और मुद्दे से सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। उसके बाद आपका आता है अपराध। अब इसमें आपका जैसे बीए दिया गया है फोर्थ सेमेस्टर में, इसमें आपका मॉडल पेपर इस तरीके की बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। प्रश्न पत्र आपका दिया गया कि भारत में विकास की सामाजिक के समस्याएं एवं मुद्दे, इसकी सामाजिक समस्याएं क्या है। टाइम आपका 2 घंटे का निर्धारित किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। अब आपका आता है सभी खंड आ से आपको सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना होगा। जैसे आपको यहाँ पे प्रश्न निर्धारित किया गया है कि पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आपके स्क्रीन में निर्धारित है कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध का मतलब क्या होता है। आप सबसे पहले अपराध के बारे में यानी कि अपराध क्या होता है। दोस्तों, अपराध हुए हैं जो जो समाज विरोधी व्यवहार और जो समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है और जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के नाम से परिभाषित किया जाता है। नहीं, अपराध के बारे में हम लोग जानते हैं। अब अपराध वे कार्य हैं जिसका करना कानून द्वारा रोका गया है, जो विधि द्वारा दंडनीय माने गए हैं, तो ये होता है अपराध। अब आपका आता है प्रोबेशन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसमें सेक्शन ए का, सेक्शन यानी खंड आ से आपको सेकंड प्रश्न दिया गया है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब क्या है दोस्तों। प्रोबेशन जो है वो एक अदालती पद्धति, जो प्रोबेशन है वो एक अदालती पद्धति है और यह अपराधियों को सुधारने का एक उत्तम साधन है, जिसके अंतर्गत दंडित अपराधी को न्यायाधीश जेल न भेजकर कुछ शर्तों पर समाज में रहने की स्वीकृति दे देती है, यानी कि क्या करती है, स्वीकृति दे देती है और उसकी देख रेख में एक प्रोबेशन ऑफिसर करता है। जो प्रोबेशन का मतलब यही होता है। उसके बाद फिर आपका आता है थर्ड नंबर प्रश्न। ये तो हो गया आपका सेकंड नंबर। प्रोबेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिसको हम बाहर रखते हैं उसके लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, जो हमारे यानी कि जो अपराधी होता है, अपराधी को जेल ना भेजकर उसको एक यानी कि उसके कुछ शर्तों के अनुसार उसको समाज में छोड़ जाता है और उसके लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर रख दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं प्रोबेशन। फिर आता है थर्ड नंबर। अब आपका आता है आदर्श बंदी गृह। आदर्श बंदी गृह क्या है दोस्तों। अब लिखेंगे इसमें कि ये एक प्रकार का बंदी गृह होते हैं। जो आदर्श बंदी गृह होते हैं ये एक प्रकार के बंदी गृह होते हैं जिसमें कैदियों को मुक्त वातावरण में रखा जाता है और उन पर कोई बंधन नहीं होता है। उन्हें किसी रचनात्मक काम में लगाया जाता है जो वे कर सकें, यानी उनके अंदर गुण विद्यमान हो, तो इन्हीं को कहते हैं हम आदर्श बंदी गृह। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैरोल। फोर्थ नंबर आता है पैरोल। अब इसमें आपका आता है पैरोल। पैरोल के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि यह सुधारवादी नीति पर आधारित एक उपाय है। इसका प्रयोग उन अपराधियों पर किया जाता है जो जेल भेज दिए जाते हैं। जेल में कुछ समय रहने के बाद और अच्छा आचरण प्रदर्शित करने तथा भविष्य में सुधार की इच्छा प्रकट करने पर अपराधी को पैरोल ऑफिसर को देखरेख में छोड़ जाता है, जो उन्हें निरंतर सुधारने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं ये पैरोल पे छूट के आए हैं। तो पैरोल पे इसलिए छूट के आए क्योंकि वो अच्छा काम वहाँ पे किए और इसी वजह से उनको यहाँ पे पैरोल पे इनको इजाज़त दी गई, पैरोल से अपने घर पे आ गए हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। अब 5 नंबर प्रश्न है कि बोस्टन विद्यालय क्या है।
बूस्टर विद्यालय किसे कहते हैं? तो जैसे भी आपके प्रश्न में पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाएँ उसी तरीके से आपको आंसर देने हैं। केवल आंसर तो आपका एक ही होता है, केवल प्रश्न आपके अनेक प्रकार से पूछे जाते हैं। अब जैसे आपका आता है बूस्टर विद्यालय। अब बूस्टर विद्यालय क्या है दोस्तों? इसमें लिखेंगे कि इस विद्यालय में 16 से 21 वर्ष के बाल अपराधियों को रखा जाता है। जो बाल अपराधी होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ बालकों में इस प्रकार सुधार और परिवर्तन क्या आता है कि अपराधी स्वयं अपने अपराध को छोड़ देते हैं। तो इसी को कहते हैं हम बूस्टर विद्यालय। तो बूस्टर विद्यालय जो 16 से 21 वर्ष की आयु में होते हैं अपराधी, उनके लिए ये विद्यालय ओपन किया गया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसमें आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर, कि स्वेच्छन अपराध क्या है? यानी स्वेच्छन अपराध के परिभाषा लिखिए। जैसे भी आपके पेपर में पूछा है उसी तरीके से आपको लिखना होगा। अब जैसे आपका आता है स्वेच्छन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा जाता है कि जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला अपने पेशे के दौरान करता है। इसी को हम कहते हैं स्वेच्छन अपराध। क्या कहते हैं इसे? स्वेच्छन अपराध। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 7 नंबर, मादक द्रव्यों के सेवन के 2 कुप्रभाव लिखिए। नहीं, मादक द्रव्यों के सेवन की 2 प्रभाव को लिखिए। अब इसमें आपका आता है जैसे मादक द्रव्यों के मादक द्रव्यों के सेवन के 2 कुप्रभाव कौन कौन से हैं? आप इसका अगर सेवन करते हैं मादक पदार्थ का तो इसके जो कुप्रभाव हैं उसको आप जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे फर्स्ट नंबर आपका दिया गया है इसमें कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति गरीबी और बेकारी के दुष्कर्म में फंस जाता है। सेकंड नंबर आपका आता है कि लंबे समय तक इनके सेवन से कार्य क्षमता गिरती है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? अगर मादक द्रव्यों के सेवन आप करते हैं तो इसके 2 प्रभाव इस तरीके से हैं। फिर आपका आता है 8 नंबर प्रश्न कि साइबर या कंप्यूटर अपराध के 4 स्वरूप लिखिए। जो अभी इस समय होते हैं साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम है उसके जो आजकल अपराध हो रहे हैं इसके 4 स्वरूप लिखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी युवा पीढ़ियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें लिखेंगे आप लोग दोस्तों कि अब आपका आता है साइबर या कंप्यूटर के अपराध के 4 स्वरूप है। आंसर में लिखेंगे कि अपराध यानी साइबर अपराध के 4 स्वरूप निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है इसमें कंप्यूटर फ्रॉड। कंप्यूटर से फ्रॉड किया आता है। सेकंड नंबर आपका आता है चोरी के रूप में कंप्यूटर फ्रॉड। और थर्ड नंबर में आपका आता है धोखाधड़ी से संबंधित अपराध। और फोर्थ नंबर में आपका आता है कंप्यूटर वायरस। इसके द्वारा भी क्या होता है आजकल साइबर क्राइम तेज हो रहा है। तो इस तरीके से इसके 4 मुख्य रूप से स्वरूप हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आत्महत्या। आत्महत्या क्यों होता है, आत्महत्या क्यों किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। इसमें लिखेंगे कि आत्महत्या अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला समाप्त करने हेतु अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता की प्रक्रिया है। तो इसी को कहते हैं आत्महत्या। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? अब इसमें लिखेंगे आतंकवाद। आतंकवाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आतंकवाद किसे कहते हैं। एक आतंकवादी को उसके तत्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जाता है। यह लक्ष्य होता है कि भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना। तो इसे हम कहते हैं आतंकवाद। अब आतंक का अर्थ होता है दोस्तों भय, अथवा वाद का मतलब होता है त्रास जो होता है, यानी आतंक का अर्थ होता है भय अथवा त्रास जिसे कहते हैं। जबकि वाद का अर्थ है विचार या सिद्धांत, यानी कि इस दृष्टि से कहा जाए भय या त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का विचार या सिद्धांत ही आतंकवाद है। तो ये होता है आतंकवाद। अब ये आतंकवाद की आपके परिभाषा होगी। फिर आता है खंडवा, यानी कि खंड आ के सारे प्रश्न हमने आपको एक एक करके 10 प्रश्न आपके लिए को बता दिए और ये आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा कम टाइम में ये आपको करने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार करने में आसानी हो जाएगी। फिर आता है खंडवा। खंडवा में केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 150 शब्दों में देना है। अब जैसे सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि बाल अपराध के मुख्य कारण क्या हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए कि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही जटिल है, क्योंकि पेपर जितने भी नज़दीक आता है वो आपके लिए ही एक मान लीजिए कड़वाहट से भरा होता है, यानी कड़वाहट से जो भरा प्याला होता है उसी तरीके से आपका होता है उस टाइम का, यानी कि आपको किताब को देखने का मन नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम क्या पढ़े कि जो हमारे पेपर पे पूछा जाए, तो इसी वजह से हमने आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराते रहते हैं दोस्तों, पढ़ने में आपको आसानी हो, अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकें। अब जैसे आपका दिया गया है प्रश्न कि बाल अपराध के मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग बाल अपराध के मुख्य कारण निम्नलिखित है। चार्ल्स जी के अनुसार कहा गया है कि बाल अपराध के निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर दिया गया है उनको कि बाल अपराध के कारण के रूप में सामाजिक कारक। खान इसमें सेकंड नंबर दिया गया है कि बाल अपराध के कारण के रूप में मानसिक दुर्बलता, और थर्ड नंबर दिया गया है कि बाल अपराध के कारण के रूप में व्यक्तित्व संरचना। तो ये आते हैं बाल अपराध के। अब यहाँ पे गिलिन ने बाल अपराध के कारणों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर आता है भौतिक पर्यावरण, सेकंड नंबर है व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षण, थर्ड नंबर है कि वंशागृत विशेषताएं, फोर्थ नंबर दिया है आर्थिक कारण और 5 नंबर दिया है सामाजिक कारण। उसके बाद फिर न्यूमेयर जी के अनुसार बाल अपराध को 7 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने कहा है कि फर्स्ट नंबर में लिखा है कि व्यक्तित्व संबंधी कारक, यानी कि जो बाल अपराध है वो उसके कौन कौन से कारण की वजह से वो बाल अपराध करते हैं, तो ये सारी चीज़ उनके अंदर विद्यमान हो जाती है तब वो करते हैं, यानी व्यक्तित्व संबंधी कारक हो जाता है। फर्स्ट नंबर आता है उसमें कि प्राण शास्त्रीय मानसिक और भावनात्मक दशाएं, फिर आता है सेकंड नंबर चरित्र और व्यवहार संबंधी लक्षण, फिर आता है थर्ड नंबर पारिवारिक दशाएं, फिर फोर्थ नंबर है संगति, और फिर आता है नेक्स्ट 6 नंबर सामूहिक संस्थाओं का प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनसंख्या संबंधी कारक और सांस्कृतिक भिन्नता। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका आर्थिक और भौतिक पर्यावरण संबंधी कारक, और फिर आता है आपका 10th नंबर की अपर्याप्त नियंत्रण। तो ये आपका आते हैं न्यूमेयर जी के अनुसार बाल अपराध के कारण। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे बताया गया है कि भ्रष्टाचार का अर्थ एवं परिभाषा संक्षेप में दीजिए। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? अब आपका आता है दोस्तों कि भ्रष्टाचार व्यक्ति की किसी विशेष मनोवृत्ति, चिंतन या गुण का नाम नहीं है, अपितु यह तो एक विशेष प्रकार के आचरण का परिचायक है जो भ्रष्ट माना जाता है। नहीं, इसका शाब्दिक दृष्टि से भ्रष्टाचार व्यक्ति के उस आचरण को कहते हैं जो सामाजिक रूप से उसमें अपेक्षित व्यवहार प्रतिमान से हटाकर, अंग्रेजी भाषा में इसे हम करप्शन कहा जाता है, वह जिसकी भी उत्पत्ति लैटिन भाषा में करट्स, जिसका आशय है तौर तरीकों और नैतिकता में आदर्शों को टूट जाना या घूस आदि लेना, यानी कि समाजशास्त्रीय अर्थ में भ्रष्टाचार लोक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति का वह आचरण है जिसके द्वारा वह अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए अपने पद या सत्ता का दुरुपयोग करता है। इसकी प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर इसमें दिया गया है कि इलियट जी के अनुसार कहा गया है कि अपने अथवा सगे संबंधियों, परिवार वाले और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है। इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की विशेषताएं निम्नलिखित है। उसमें कुछ इसकी विशेषताएं बताई गई हैं भ्रष्टाचार के। तो इसमें लिखेंगे आप लोग फर्स्ट नंबर कि भ्रष्टाचार में स्वार्थ पूर्ति हेतु लघु मार्ग अपनाया जाता है। सेकंड नंबर इसमें नगद या वस्तु के रूप में घूस जाती है। थर्ड नंबर इसमें आयोग के प्रति पक्षपात व योग के प्रति अन्याय होता है। फिर आता है 4 नंबर भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी और साधन भी है। फिर आता है 6 नंबर भ्रष्टाचार में कर्तव्यों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। फिर आता है 7 नंबर कि कभी कभी कानून के विपरीत ना होकर और न्याय एवं नैतिकता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। तो ये आता है आपका भ्रष्टाचार के बारे में। 4th नंबर आता है कि भारत में निर्धनता के कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो निर्धनता का कारण है उसको यहाँ पे आपको लिखना है। अब आता है भारत में निर्धनता के कारणों की व्याख्या। इसमें लिखेंगे आप लोग फर्स्ट नंबर
कि जनसंख्या की बढ़ती हुई दरें, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भारत में निर्धनता के सबसे महत्वपूर्ण कारण में से अति जनसंख्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। जो उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 1914 में भारत की जनसंख्या लगभग 31.8 करोड़ थी, जो 1961 में बढ़कर 43.91 करोड़ हो गई थी और 1971 की जनगणना के अनुसार 54.69 करोड़ की आबादी हो गई। और इस समय हमारे देश की जो आबादी है वो 100 करोड़ से भी अधिक है। अतः स्पष्ट है कि जनसंख्या की इतनी तेज़ी से बढ़ना और उस अनुपात में खाद्य सामग्री का ना बढ़ना ही हमारे देश की निर्धनता का प्रमुख कारण है। फिर आता है सेकेंड नंबर, धन का असमान वितरण। जैसे भारतवर्ष में निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे देश में कुछ लोगों के पास धन का अपार भंडार है और कुछ लोग को भूख से मरना पड़ता है। वास्तव में इतना अंतर हमारे देश में धन में असमान वितरण के ही कारण ही है। आज यह भी एक कारण है जो हमारे देश में निर्धनता की स्थिति को स्पष्ट करता है। फिर आता है थर्ड नंबर, उत्पादकों की कमी। आज हमारे देश में ये योग्य उत्पादकों की कमी होती है और भारत में उन साहसियों की बहुत कमी है जो कि नए नए उद्योगों की स्थापना पर जोखिम अपने ऊपर ले सकें। यानी इसका दुष्परिणाम यह होता है कि परंपरागत व्यवसायों को अधिक प्रोत्साहन मिलता है और नए उद्योग यानी प्रारंभ किए जाते हैं और नए उद्योगों के अभाव में रोजगार की समस्या बनी रहती है और कुल उत्पादन की जो मात्रा में भी कम रहती है। यानी कि जो उद्योग हमारे होते हैं वो सही से उठ नहीं पाते हैं और उनको बंद करना भी पड़ जाता है, तो इससे निर्धनता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका भारत में निर्धनता के कारण आपके जो कारण है उसको हो गए। फिर आता है आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, इसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा के कारण एवं निदान संक्षेप में लिखिए। यानी कि जो घरेलू हिंसा है उसका कारण क्या है, निदान क्या है, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए, बहुत ही मोस्ट, क्योंकि आज के युग में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है करके घरेलू हिंसा बिल्कुल ना करें और सब लोग के लिए समझने की बात है दोस्तों। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें लिखेंगे आप लोग घरेलू हिंसा में। अब जैसे आपका आता है घरेलू हिंसा में कि एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, सभी वैचारिक मतभेद भी होते हैं। ऐसे में घर में छोटी छोटी घटनाओं का होना भी स्वाभाविक है जो धीरे धीरे घरेलू हिंसा को रूप ले लेती है। यह अमूमन हर घर की कहानी है, किंतु बात उस वक्त बिगड़ने लगती है जब ये छोटी छोटी बातें विकराल रूप धारण कर लेती हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे रोजमर्रा के जीवन में पड़ने लगते हैं। वजह एक नहीं है जिसमें मुख्य है। फर्स्ट नंबर में आपका जैसे पति बहुत अधिक पढ़ा लिखा, कमाऊ और समाज में अपनी अच्छी पहुंच रखता हो, किंतु ठीक उसके विपरीत पत्नी अनपढ़ और व्यवहारिक हो। सेकंड नंबर, स्थिति इसके विपरीत हो, अर्थात पत्नी कामकाजी और व्यवहारिक हो तथा पति कम कौशल युक्त हो। थर्ड नंबर, कभी कभी मानसिक असमानता भी इसकी एक बड़ी वजह बन जाती है जिससे बाहर निकलना दोनों के लिए मुश्किल होता है। फोर्थ नंबर, शारीरिक रूप से असमान पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ सहज नहीं होते हैं जिससे जीवन की रेलगाड़ी पटरी पर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। अब घरेलू हिंसा के निदान कौन कौन से हैं, निदान कैसे करना चाहिए। फर्स्ट नंबर में आता है कि आपसी सामंजस्य किसी भी समस्या का शॉर्टकट समाधान है, चाहे वह समस्या हमारे घर से जुड़ी हो या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र से। सेकंड नंबर आता है कि घरेलू हिंसा विध्वंसक स्थिति तक पहुंच जाए तो महिला संगठन का सहारा लेना उचित है। मानवाधिकार आयोग की भूमिका भी इन परिस्थितियों से सराहनीय है रही है, इसलिए इनकी शरण में जाना भी समस्याओं के निदान का एक रास्ता हो सकता है। अब थर्ड नंबर आता है, जो महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानून का सहारा लेना चाहती हैं वह निम्नलिखित कानूनी सलाह पर अमल कर सकती हैं। लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें सबको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं फंसते हैं तो ये आप लोग सहारा ले सकते हैं। जैसे जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं उन्हें कानून एक बार एक दूसरे को समझाने का मौका भी देता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत होने के बाद साथ ना रह पाने की स्थिति आईपीसी धारा 498 एक्ट के अनुसार मुकदमे का प्रावधान है।
थर्ड नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 9 के तहत शादीशुदा रहने के लिए बाध्य करने के बावजूद सहमति न होने पर तलाक का प्रावधान है। यह अलगाव की स्थिति है और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महिलाओं के साथ घर के अंदर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी जाती है। तो ये होता है आपका घरेलू हिंसा के कारण और निदान। तो ये होते हैं निदान। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यानी आर्थिक विकास की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, आर्थिक विकास की विशेषताएं को स्पष्ट कीजिए। अब आपका आता है आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार करने निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की गई हैं। फर्स्ट नंबर आपका जाएगा सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इसमें कि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में होने वाले निरंतर परिवर्तनों को सतत प्रक्रिया कहते हैं। ये परिवर्तन साधनों की पूर्ति एवं वस्तुओं की मांग में परिवर्तन के कारण होते हैं। जनसंख्या, उत्पादकता, पूंजी आदि में वृद्धि के कारण तथा उत्पादन में नवीन विधियों में प्रयोग के कारण साधनों की पूर्ति व परिवर्तित होते रहते हैं। जनसंख्या के आकार, उपभोक्ताओं की रुचि, आय स्तर आदि में परिवर्तन करने मांग में परिवर्तन होते रहते हैं। सेकंड नंबर आता है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसमें लिखेंगे आप लोग कि आर्थिक विकास का दूसरा प्रमुख लक्षण वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आशय एक निश्चित अवधि में किसी देश द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य में वृद्धि से है। जैसे मुद्रा प्रसार के कारण राष्ट्रीय आय का मौद्रिक मूल्य बढ़ गया हो तो उसे वास्तविक वृद्धि नहीं माना जाएगा। अतः आर्थिक विकास के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होना चाहिए। फिर आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि। वास्तविक राष्ट्रीय आय के वृद्धि के साथ ही प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में भी वृद्धि होना चाहिए। इसका आशय यह है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई हो किंतु जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी हो, तो इसे आर्थिक विकास की स्थिति नहीं मानेंगे। जैसे भारत में राष्ट्रीय आय भी बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, अतः प्रति व्यक्ति आय तुलनात्मक रूप से कम बढ़ रही है। फिर आता है फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर आता है दीर्घकालिक वृद्धि। यानी आर्थिक विकास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि निरंतर होनी चाहिए। यदि वह वृद्धि अल्पकालिक या अस्थायी हो तो आर्थिक विकास नहीं माना गया। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो फसल अच्छी होनी होती है और किसी समय क्या होता है तो इसका कारण घट जाता है, तो स्थिति आर्थिक विकास की स्थिति नहीं कहलाएगी। अतः आर्थिक विकास के अंतर्गत वृद्धि दीर्घकालिक प्रवृत्ति की होनी चाहिए। तो ये आता है दीर्घकालिक वृद्धि। तो ये था सेक्शन बी के सारे प्रश्न। अब आपका आता है नेक्स्ट आपका खंड सा। खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 4 शब्दों में देना है। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि अपराध की परिभाषा दीजिए, इसके मनोवैज्ञानिक एवं राजनैतिक कारणों की भी व्याख्या कीजिए। आता है 8 नंबर प्रश्न। अब आता है अपराध के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए एवं अपराध को वर्गीकृत कीजिए। फिर आता है 9 नंबर प्रश्न कि साइबर क्राइम से आपका तात्पर्य है, इसका अपराध के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालिए। फिर आता है 10 नंबर प्रश्न कि क्षेत्रीय विसंगतता क्या है, भारतीय समाज में क्षेत्रीय विरामर्शता पे यानी कि विस्मृतता पे प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न आपको मैं 2-2 प्रश्न करके एक वीडियो को दोने की 2 वीडियो बना देंगे, जिससे कि सेक्शन सी के प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे और अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन रखिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और फटाफट एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक हम आप लोग के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।